Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, तबीयत का ध्यान रखना है ज़रूरी। सर्दी में बाहर निकलना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, एज वी हैव रीड बिफोर, नाउ वी विल रीड ज्योग्राफी लेसन नंबर 15, एयर ऑन द मूव। हवा किस तरह से मूव करती है, कैसे, कहाँ से, कैसे मूवमेंट होता है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। और अर्थ जो सराउंडेड है लार्ज एरिया लेयर ऑफ एयर कार्ड एटमॉस्फेयर, और अर्थ जो कि हमारा आसपास की जितनी हवा है, जो भी लेयर है वो एयर है, और ये एयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, वेदर हॉरिजॉन्टली और पैरेलल टू द ग्राउंड और वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हवा आपने देखा होगा हमेशा मूवमेंट होता रहता है, चाहे वो ऊपर की तरफ बढ़े चाहे वो नीचे की तरफ बढ़े। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मान लो कहीं धुआं हो रहा है, धुएं से हमें बहुत आसानी से पता लगता है कि हाँ स्मोक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हवा चलती है उससे हमें पता लगता है, बाकी हवा विजिबल तो है नहीं, इनविजिबल है। तो यही कारण है कि हम इसको अच्छा सा समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें दिखा रखा है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बता रखा है। ड्राई लीव्स वगैरह जला करके उस तरह से धुआं करके उससे आप पता कर सकते हो, लेकिन हम देखते हैं कि धुआं हमेशा एक तरफ से बढ़ता है, या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा या नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, एयर के बारे में बताया कि किस प्रकार से एयर जो इंक्रीज़ होती है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस एयर बिकम्स लाइटर एंड बिगिनस टू मूव अपवर्ड्स इन द स्काई। When the air is heated, it expands। जब हवा गर्म होती है तो यह फैलती है। कैसे? इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, ये लाइटर बन जाती है, हवा लाइट हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे हॉट एयर बैलून्स वगैरह राइज करते हैं ऊपर की तरफ, जबकि दूसरे तरफ हम देखें कोल्ड एयर वगैरह डेंस घनी होती है, हैवियर होती है, और ये मूव करती है नीचे की तरफ। ये सर्कुलेशन जो एयर का है वन डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है, और ये एक प्रकार से हम समझ सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में किस तरह से ये एयर बनी है इसके बारे में। जैसा कि हम पढ़ते हैं एयर जो एटमॉस्फेयर की है कंपोज होती है, बड़ी संख्या में गैसेस वगैरह इसमें मिक्स होती हैं। एयर एक्चुअल में एक गैस नहीं है, ये पर्टिकुलरली बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। प्योर एयर जो कंसिस्ट करती है इसमें नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गन 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%। तो इस तरह से अलग अलग गैसेज वगैरह इसमें मिक्सचर है, और ये एक प्रकार से वाटर वेपर्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये भी आपको देखने को मिलेंगे। स्मोक है, पोलन ग्रेन्स हैं, ये सब आपको इसमें धुएं के साथ, हवा के साथ, या एक प्रकार से जो भी एयर होती है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्मोक वगैरह है, फैक्ट्रीज से निकलते हैं, ये एक प्रकार से कंपोजिशन है एयर के। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? बहुत सारे एडवांटेज इसके दिए हुए हैं। एटमॉस्फेयर एक्ट करता है जैसे कि ब्लैंकेट के रूप में। ब्लैंकेट जानते हो? कंबल के रूप में, जो कि एक प्रकार से हमें सेफ गर्मी सर्दी की वजह से, सर्दी से हमें बचाता है। कंबल बचाता है, नहीं बचाता? एक तरह से हमारे को सर्दी को रोकने का काम करता है। उसी तरह से क्या है, एटमॉस्फेयर भी एक्ट करता है ब्लैंकेट की तरह ही। ये ग्लास हाउस जो कि एक प्रकार से अर्थ पे है, ये रिसीव करता है जो रेडिएशन, जो सूर्य की किरणें जो हमारे रेडिएट करती हैं, जो छोड़ती हैं, जो हानिकारक हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हैं, वो क्या करती हैं, हमारे तक पहुंचने के लिए रोकने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और यही कारण है कि अगर मान लो ये ब्लैंकेट का काम नहीं करे तो सन की जो रेज़ होंगी, जो रेडिएशन होगा, वो इतना ज़्यादा भारी होगा कि हम लोग सहन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हीट वगैरह हमारे तक पहुँचेगी। दूसरा है वाटर वेपर्स वगैरह जो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेजेंट करते हैं लोअर लेयर्स में, और एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करती है हीट को रेडिएट करने के लिए, ये अर्थ सरफेस के हिसाब से। और ये एक प्रकार से एटमॉस्फेयर को वार्म करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। रात को आपने देखा हुआ दिन में और रात में किस तरह से चेंजेज होते हैं। इसी के साथ साथ हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द डे एंड नाइट वुड हैव बीन मच ग्रेटर। तो हम देख सकते हैं अगर मान लो ये अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर जो रात और दिन का होगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। वैसे भी हम देखते हैं, है ना। सन्स रेज हीट द एटमॉस्फेयर differently and as such they create circulations in the atmosphere which leads to winds and rains। सूर्य की जो किरणें हैं ये एटमॉस्फेयर को डिफरेंटली
अलग अलग तरह से भी प्रभावित करती हैं, जैसे कि मान लो क्रिएट करती हैं सर्कुलेशन जो एटमॉस्फेयर का है, और ये लीड करती है विंड्स और रेन्स को भी। एटमॉस्फेयर ही कंट्रोल करता है एक्सट्रीम्स जो सीजन्स हैं, डिफरेंट ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, अडेप्ट करते हैं इनके ईजिली और चेंज करते हैं सीजन्स को भी, सर्वाइव करते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। स्ट्रक्चर जो एटमॉस्फेयर का कैसा है, किस तरह से क्या चीज़ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो डिवाइड किया हुआ है 5 लेयर्स में। 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, ये 5 लेयर्स है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। हम इस फोटो के हिसाब से अपन देखें समझें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी, क्या, ट्रोपोस्फियर। हम जो सबसे नीचे वाले पार्ट में रहते हैं, ट्रोपोस्फियर के नीचे वाले, ट्रोपोस्फियर हमारा एरिया कवर करता है। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपको स्ट्रेटोस्फियर कहलाएगा, जो कि ओजोन लेयर वगैरह भी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्योंकि ये मेजरमेंट दिया हुआ है, अलग अलग डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, कितना कितना किलोमीटर के रेंज में ये हो सकता है। मेसोस्फियर उसके बाद में है, उसके बाद आयनोस्फियर, आयनोस्फियर जो पार्ट है, जो थर्मोस्फियर भी इसमें इंक्लूड होता है, और लास्ट में एक्सोस्फियर का पार्ट कहलाता है। तो ट्रोपोस्फियर जो लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे नीचे वाली लेयर, क्योंकि यहाँ अधिकतर जो मोस्ट जो चेंजेस यहाँ हमें देखने को मिलेंगे, वेदर वगैरह, मौसम वगैरह हम देखते हैं चेंज होते हैं, और चेंजेस जो क्योंकि किस वजह से होते हैं, दी चेंजेस इन वेदर कोज चेंजेज ऑफ सीजन्स विच इज़ क्वाइट यूजफुल बोथ फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। ये लेयर जो टेम्परेचर की डिक्रीज़ होती है हाइट के हिसाब से, एवरेज रेट 1 डिग्री से लेके 160, और ये लगभग 165 मीटर्स का रेंज के हिसाब से इसको दिया हुआ है। ये ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड करता है हाइट जो 18 किलोमीटर्स के लगभग देखी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो कि एक प्रकार से एक्सप्लेन किया हुआ है, लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के बाद जो स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट आता है, और इसी को जो लगभग इसकी थिकनेस है 50 किलोमीटर की। ये पोर्शन जो फ्री है क्लाउड से, दूसरे वेदर फेनोमेना जो चेंजेज वगैरह होते हैं उससे, और इस तरह से ये फ्लाइंग कंडीशंस जो लार्ज जेट एरोप्लेन्स वगैरह हैं, ये बड़े बड़े एरोप्लेन वगैरह मूवमेंट करते हैं, तो इसी रेंज में करते हैं। किस में चलेंगे वो, ओजोन लेयर हम कह सकते हैं इसको, वेदर बैलून वगैरह यहाँ उड़ते हैं, या स्ट्रेटोस्फियर वगैरह जो पार्ट है, इसी में आपके ये प्लेन जेट वगैरह जो विमान हैं वो उड़ सकते हैं। तो ये एरिया कवर करता है 50 किलोमीटर का। इसी के हिसाब से न केवल यहाँ स्ट्रेटोस्फियर बल्कि इसी के साथ साथ रिच लेयर है ओजोन की भी, और ये एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड लेयर जो एटमॉस्फेयर की है, ये मेसोस्फियर है, और ये 50 से 80 किलोमीटर का रेंज में ये आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर है जो स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट है। मेटेओर्स वगैरह, शूटिंग स्टार्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, टूटते तारे वगैरह हो जाते हैं कभी कभी, और ये एंटरिंग होते हैं स्पेस के हिसाब से, और ये इस लेयर में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर जो तो फोर्थ पार्ट है। थर्मोस्फियर जो कि मेसोस्फियर का ही एक पार्ट है, ये एटमॉस्फियर के हिसाब से इसको थर्मोस्फियर कहा जाता है, और ये टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है ऊंचाई पे। आयनोस्फियर जो कि पार्ट है इस लेयर का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक्सटेंड करता है लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक का, और ये हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में। ये रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं, ये इसी की रेंज में देखी जा सकती है। नाउ लास्ट वन, एक्सोस्फियर, सबसे ऊपर वाला पार्ट। ये जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ में एटमॉस्फेयर में, ये मर्ज होती है इंटरप्लैनेटरी स्पेस के रूप में। इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, और बहुत ही थिन एयर इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब एयर की मात्रा बिल्कुल कम होती है। नेक्स्ट एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर प्रेशर हवा का दबाव, एटमॉस्फेयर दबाव किस तरह से होता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करती है हाइट लगभग 1600 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वास्ट एरिया फिल्ड विद एयर विच हैज़ अ लॉट ऑफ वेट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट होता है, 1600 किलोमीटर्स के अबव जो एरिया है उसको कवर करती है। यहाँ पे वेट जो एयर का है कॉलम के हिसाब से स्क्वायर सेंटीमीटर के आधार पे एक स्क्वायर सेंटीमीटर जो लगभग 1 किलोग्राम मानी जाती है। एयर जो कि वेट के हिसाब से एक्सर्ट करती है प्रेशर, दबाव डालती है सरफेस पे, और इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में जाना जा सकता है। वी डू नॉट फील इट बिकॉज इट इज़ एक्सटेंडेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये सभी जगह बराबर से डायरेक्शंस में मूव करती है, घूमती है, चलती है, फिरती है, तो इसलिए हमारे को महसूस नहीं होती है। ठीक है, वी मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर बाय एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज बैरोमीटर। हम किससे इसको मेज़र कर सकते हैं, बैरोमीटर से हम मेजरमेंट कर सकते हैं।
तो एटमॉस्फेयर प्रेशर न केवल सेम होता है हर जगह, इट डिपेंड्स करता है एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अलग अलग हाइट के ऊपर, वहाँ के तापमान, टेम्परेचर के ऊपर, और जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का है, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर वेपर होगी, नमी होगी, उसी के हिसाब से उसको डिपेंड करता है। इसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। नॉर्मली जो प्रेशर जो एयर का है, सी लेवल लगभग 76 सेंटीमीटर, लेकिन डिक्रीज़ होता है यहाँ का रेट जो 1 सेंटीमीटर या हर 110 मीटर पे। इसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है, जो प्रेशराइज होता है, एयर एक्सपेंड होती है, और इसीलिए सो इट बिकम्स लेस डेंस एंड एक्सर्ट्स लेस प्रेशर। और इसीलिए क्या होता है? लेस डेंस, घना नहीं होता, एक्सर्ट्स लेस प्रेशर, कम इसमें दबाव लगता है। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स एयर बिकम्स डेंसर एंड द प्रेशर इंक्रीज। जब टेम्परेचर गिरता है, एयर क्या करती है? वो घनी हो जाती है और इसका प्रेशर जो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, द प्रेशर एट द इक्वेटर इज़ लो वाइल इट इज़ हाई अराउंड द पोल्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो प्रेशर जो इक्वेटर का होता है वो लो होता है, जबकि हाई होता है यहाँ पोल्स के आसपास। ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेयर प्रेशर जो मैक्सिमम होता है कहाँ? सी लेवल पे। किस जगह पे होता है? अंडरलाइन करो इसे। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। ये डिक्रीज़ होता है इंक्रीज़ के हिसाब से, हाइट और लेटीट्यूड के आधार पे, और ये एक प्रकार से ग्रेटर हो सकता है हाइट्स में। एयर जो थिनर होती है, लेस डेंस हो सकती है एयर के आधार पे सी लेवल पे। जो कॉलम जो एयर का है वो सी लेवल पे हाई होता है, ये डिक्रीज़ होता है, कम होता जाता है, जबकि ऊंचाई पे जाते हैं। और ये डिक्रीज्ड कॉलम ऑफ एयर एक्सर्ट्स करता है लेस प्रेशर को, ये कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, उसका परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स कौन से होते हैं? यहाँ पे क्लोज रिलेशंस हैं जो टेम्परेचर के हिसाब से, एटमॉस्फेयर प्रेशर के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये ऑलरेडी स्टेटेड किया हुआ है। ये ना का यूनिफॉर्म हर जगह एक जैसा नहीं होता, ये डिफरेंट हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों। इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड प्लेस टू प्लेस। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस ऑलवेज हैव हाई प्रेशर वाइल अदर पार्ट्स ऑलवेज हैव लो प्रेशर। कई जगह पे इसके अर्थ सरफेस के हिसाब से हम देखते हैं कि हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, कई जगह इसके जो कई पार्ट्स हैं उसमें लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट अस नो वाई एरियाज ऑफ द अर्थ हैव हाई प्रेशर एंड विच हैव लो प्रेशर। अब ये एरियाज बता रखे हैं इसने, कौन कौन से हाई प्रेशर वाले हैं, कौन से लो प्रेशर वाले हैं। तो सबसे पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और द डोल्ड्रम जिसको कहा जाता है। इक्वेटर के साथ साथ विद इन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट इज़ द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इन दिस बेल्ट द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर, जिसमें कि पूरा साल यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, और एज ए रिजल्ट एयर एक्सपेंड्स, और इसी का परिणाम होता है कि एयर क्या करती है? एक्सपेंड करती है और राइट ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट होगा तो। और ये इसी को यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के हिसाब से इसको डोल्ड्रम का नाम दिया जाता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में जो बेल्ट्स हैं, जो यहाँ 30 डिग्री और 35 डिग्री नॉर्थ वाला एरिया है साउथ ऑफ द इक्वेटर का एरिया, जो राइज करता है लगभग इक्वेटर एक्सपेंड करती है और मूव करती है टुवार्ड्स द पोल्स में। इट हाउएवर कूल्स डाउन एंड सिंक्स एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड वेयर इट पाइल्स अप टू फॉर्म हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो पोजीशन दी रखी है इसी के हिसाब से ये क्या करती है? बनती है प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट के आधार पे। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं। कुछ टाइम के लिए इसको हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। ये एक प्रकार से इसमें जो 60 डिग्री या 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ और लेटीट्यूड्स हैं, ये एक प्रकार से रोटेशन के हिसाब से दिया होता है अर्थ पे। ये यहाँ पे दे आर कोज्ड बाय द एयर मूविंग फ्रॉम द हाई प्रेशर पोलर एरियाज एंड द एयर कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज विच मीट एट द 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये करते हैं कहाँ पे? एयर जो मूव होती है प्रेशर पोलर एरियाज़ में, और जो एयर जो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज के हिसाब से, ये 60 से 60 डिग्री साउथ नॉर्थ और लेटीट्यूड के हिसाब से जानी जाती है, नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड से। और इसी का परिणाम होता है कि एयर राइजेज कॉजिंग अ लो प्रेशर बेल्ट इन दिस रीजन। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ लो प्रेशर बेल्ट होता है इन एरियाज़ में, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट वाले एरियाज़ में। नेक्स्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट वाला एरिया कौन सा आएगा? ये बेल्ट्स जो कि लाई करती है कहाँ पे? नियर द पोल्स के आसपास वाली जगहों पे। एयर एट द पोल्स इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ पे सर्दी बहुत होती है। डेंस एंड हैवी हो सकती है। हैवी एयर एक्यूमुलेट्स एंड प्रोड्यूसेस हाई प्रेशर बेल्ट्स एट द पोल्स। तो इसमें हैवी एयर एक्यूमुलेट्स होती है और प्रोड्यूस करती हैं हाई प्रेशर बेल्ट्स को।
पोल्स पे। और इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द लोकेशन ऑफ द बेल्ट्स इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि लोकेशन जो इस बेल्ट्स की हैं, इन बेल्ट्स की हैं, वो फिक्स नहीं होती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे दे शिफ्ट करते हैं स्लाइटली टुवार्ड्स साउथ एंड नॉर्थ अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन। और ये सूर्य की रोशनी या सूर्य की जो पोजीशन है ऊपर से, उसके चेंजेस के हिसाब से भी इनको यहाँ पे चेंज होती रहती हैं, शिफ्ट वगैरह धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है साउथ और नॉर्थ के आधार पे। नाउ विंड सिस्टम। विंड सिस्टम को हम बाद में पढ़ेंगे। जो आज आपने रीड किया उसमें एयर ऑन द मूव में कंपोजिशन, किस तरह से कंपोजिशन कैसा है, किससे बनती है एयर, उसके बारे में हमने रीड किया। इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में रीड किया। स्ट्रक्चर जो एटमॉस्फेयर का है उसके बारे में हमने रीड किया। और एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने रीड किया। इसको आपको रीड करना है दोबारा से। इसी के साथ साथ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हमने रीड किया। और ये सारी बातें जो हमने रीड की, इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बेल्ट के बारे में, डोलड्रम के बारे में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हमने रीड किया। तो ये आपको रीड करना है लेसन दोबारा से, ठीक है, ध्यान रखना है और फाइंड आउट भी करना है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है, ओके, और मास्क पहनना है। ओके, बाय।